दोस्तों 2002 में नए नए ओबीसी बने नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी रणनीति के हिस्से में एक तरफ हिंदुत्व के एक बड़े चेहरे के रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट किया, तो दूसरी तरफ वो बेहतरीन जातीय गोलबंदी कर रहे थे। संभवतः भारत की सामाजिक स्थिति को देखते हुए उन्होंने इस बात को समझ लिया था कि आगे चल कर के उन्हें ओबीसी राजनीति करनी होगी, और इसी का परिणाम है कि वो पहले 2014 में और उसके बाद 2019 में एक बड़ी कामयाबी के साथ भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन पिछले 2-3 दिन से जिस तरह से राहुल गांधी ओबीसी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहे हैं, उसमें नरेंद्र मोदी की अपनी सियासत उलझती हुई नज़र आ रही है। आपको याद होगा कि जब 2019 में कर्नाटक के कोलार शहर में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को चोरों के साथ जोड़ा था, और उसके बाद सूरत की एक अदालत में इसको लेकर के मानहानि का मुकदमा किया गया। कुछ दिनों पहले ही राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मुकदमे में उन्हें 2 साल की सज़ा सुनाई गई, और उसके बाद आनन फानन में उनका घर खाली करने का आदेश दिया गया। उनकी लोकसभा सदस्यता भी समाप्त कर दी गई। लेकिन उसी कोलार शहर में राहुल गांधी फिर से 3 दिन पहले नमूदार हुए, और उन्होंने वहां से नरेंद्र मोदी को सीधे चुनौती दी और कहा कि नरेंद्र मोदी ओबीसी की बात करते हैं, तो मेरी मांग है कि जो जातीय जनगणना के आंकड़े हैं 2011 के, उनको मोदी सरकार नुमाया करे, प्रदर्शित करे। और अगर नरेंद्र मोदी ये करने में सक्षम नहीं है तो वो आने वाले दौर में जातीय जनगणना कराएंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, कांग्रेस की अगर रायपुर अधिवेशन को आप देखें तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने ओबीसी को अपने एजेंडा का हिस्सा बना लिया है। दूसरे शब्दों में कहूं तो ये जो कमंडल की राजनीति चल रही है, जिसमें ये भी माना जा रहा है कि जनवरी 2024 में नवनिर्मित राम मंदिर के ताले खोल करके राजनीति को पूरे तरीके से धार्मिक रंग में रंगने की कोशिश होगी, उसके जवाब में, उसके काउंटर नैरेटिव के रूप में राहुल गांधी और विपक्ष के जो क्षेत्रीय दल हैं वो उस मंडल की राजनीति की तरफ, यानी सामाजिक न्याय की राजनीति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और उसी में जातीय जनगणना की मांग राहुल गांधी उठा रहे हैं। आपको याद होगा कि पिछले साल में जिस तरह से जेडीयू ने और आरजेडी ने, यानी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों ने मिलकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलें पैदा कर दी थी जब उन्होंने जातीय जनगणना की मांग की थी, और भाजपा है वो लगातार इससे बचती आ रही है। जबकि यही भारतीय जनता पार्टी है जिसकी नेता सुषमा स्वराज ने 2014 में जातीय जनगणना की मांग की थी, यानी वो सोशियो इकोनॉमिक आंकड़े जो 2011 के सेंसस में जो आए थे उनको जारी करने की मांग की थी। लेकिन वो जब खुद नरेंद्र मोदी की सरकार आती है वो आंकड़े कभी प्रदर्शित नहीं किए गए। उसके बाद 2019 के चुनाव के पहले तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में भाषण देते हुए कहा था कि वे जातीय जनगणना कराएंगे। लेकिन उसके बाद जब जातीय जनगणना की मांग आरजेडी और जेडीयू की तरफ से हुई, उसके बाद सरकार ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में और लोकसभा में यह कहा कि वो जातीय जनगणना नहीं कराएंगे, और इसके लिए उन्होंने बाकायदा जनगणना को भी टाल दिया। यानी 1931 से लेकर के अब तक जो दशकीय जनगणनाएं होती रही हैं उसको भी टाल दिया मोदी सरकार ने कोरोना के नाम पर। लेकिन अभी भी उनका वो इरादा नहीं दिखता, क्योंकि जो जनगणना है उसमें जातीय जनगणना का जो पैच है वो नरेंद्र मोदी को मुश्किल में डाल सकता है, और इसीलिए वे इसको दरकिनार कर रहे हैं लगातार। लेकिन दोस्तों, राहुल गांधी की जो मांग है वो कितनी महत्वपूर्ण है, और कांग्रेस पार्टी ओबीसी की राजनीति पर क्यों आ रही है, इसको थोड़ा आंकड़ों के जरिए देखा जाना चाहिए। आंकड़े ये कहते हैं, खास करके CSDS और लोकनीति का जो सर्वे है, कि 2009 के चुनाव में जिसमें कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया था, उसमें कांग्रेस को ओबीसी का 25% वोट मिला था। लेकिन 2014 में जहां उसकी बड़ी पराजय हुई,
केवल लोकसभा की 44 सीटों पर वो सिमट गई, उस समय उसका ओबीसी वोट घट करके 15% रह गया। ठीक वैसे ही 2019 के लोकसभा चुनाव में उसे फिर से वही ओबीसी का वोट प्राप्त हुआ, यानी 15%। और ये जो 10% वोट की गिरावट हुई थी, ये सीधे तौर पर इसका फायदा बीजेपी को मिला है। और बीजेपी ने इतना ही नहीं, 2019 के चुनाव में उसे 44% ओबीसी का वोट मिला, जिसके जरिए खास करके हिंदी हार्टलैंड में, जहां पर सामाजिक न्याय की राजनीति का गढ़ रहा है, उस हिंदी हार्टलैंड की 225 सीटों में से 203 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया। सपा को 5, बीएसपी को 10 और कांग्रेस को महज 7 सीटें प्राप्त हुई। तो ये जो गणित है भारतीय जनता पार्टी का ओबीसी की राजनीति का, उसको काउंटर कर रही है कांग्रेस पार्टी। और रायपुर अधिवेशन में बाकायदा जो उसने अपनी संकल्पना प्रस्तुत की है, अगर उसको आप देखें तो जो आज राहुल गांधी कह रहे हैं उसकी पृष्ठभूमि रायपुर के अधिवेशन में निहित है। वो ओबीसी के लिए अलग मंत्रालय की बात कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है उसमें भी एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण देने की बात की है। इसके अलावा वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जो निजी सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, उसमें भी आरक्षण की उन्होंने बात की है कि हम इसमें भी कोटा देंगे। और ये मुझे लगता है कि अब तक कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा सामाजिक न्याय की राजनीति की प्रतिबद्धता है। इसके पहले कभी उसने उच्च न्यायपालिका में और प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की बात नहीं की थी। उसका वायदा उसने किया रायपुर कांग्रेस अधिवेशन में। और इस वक्त राहुल गांधी जब आज बीदर में हैं और वहां से उन्होंने बसवन्ना को याद किया। बसवन्ना बहुत 12वीं शताब्दी के बहुत बड़े संत, और अगर आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के फॉलोवर हैं, उनके विचारों को आत्मसात करते हैं, तो आप देखेंगे बाबा साहब अंबेडकर जिन बातों को कह रहे हैं 20वीं शताब्दी में, मसलन एक उदाहरण अगर मैं दूं कि बाबा साहब अंबेडकर इस जाति और वर्ण व्यवस्था और पितृसत्ता के लिए, माने स्त्री के पराधीनता के लिए, शूद्रों और दलितों के पराधीनता के लिए धर्मशास्त्रों को गलत मानते हैं, धर्मशास्त्रों को ही उसका एकमात्र कारण मानते हैं। और इसलिए उन्होंने कहा था कि मेरा वश चले, मेरा मन तो करता है कि मैं धर्मशास्त्रों को उड़ा दूं। बसवन्ना 12वीं शताब्दी में कहते हैं कि धर्मशास्त्रों को समुद्र में फेंक दिया जाना चाहिए। उन बसवन्ना को आज राहुल गांधी ने याद किया और उन्होंने कहा कि बीदर बसवन्ना की कर्म भूमि रही है। बसवन्ना का जो सपना है समता और स्वतंत्रता का, उस सपने के साथ धोखा कर रही है भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार। और इस पर राहुल गांधी आगे बढ़ते हैं और उन्होंने जातीय जनगणना की मांग को फिर से दोहराया। और आपको यह भी याद होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख करके जातीय जनगणना कराने की मांग की थी। आज की जो कांग्रेस पार्टी है उसके अब राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित समुदाय के मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। उसके 3 मुख्यमंत्री हैं, जिसमें से 2 ओबीसी समाज से आते हैं। आज की कांग्रेस ऐसा लगता है कि अपनी पुरानी पृष्ठभूमि को छोड़ करके वो आज ओबीसी की राजनीति पर अपने एजेंडे को केंद्रित कर रही है। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि हिंदुत्व की राजनीति का जवाब सिर्फ और सिर्फ सामाजिक न्याय की राजनीति हो सकता है। और आज सामाजिक न्याय की राजनीति के केंद्र में जातीय जनगणना का सवाल है, क्योंकि जब तक जातियों की गणना नहीं होगी, उनको चिन्हित नहीं किया जाएगा, तब तक उनके साथ न्याय कैसे होगा, कैसे उनके लिए नीतियां बनेंगी। और राहुल गांधी ने एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है जो मुझे लगता है कि कई मायनों में बहुत अर्थपूर्ण है। उन्होंने कहा कि एससी और एसटी की जो आबादी है, उस आबादी के अनुसार उसके रिजर्वेशन को बढ़ाया जाए। जो सुप्रीम कोर्ट के जरिए 50% की जो सीलिंग लगी हुई है उसको ख़त्म कर दिया जाए। हालांकि ये सीलिंग ईडब्ल्यूएस के मामले में ख़त्म हो चुकी है, लेकिन राहुल गांधी की ये मांग करना कि 50% आरक्षण की सीमा ख़त्म की जाए और एससी एसटी को अब नई उसकी तादाद के अनुसार आरक्षण दिया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये बड़ा इशू हो सकता है आगामी लोकसभा चुनाव के लिए।
और ओबीसी की पॉलिटिक्स को वो क्षेत्रीय दलों के साथ मिल करके भारतीय जनता पार्टी को घेर करके चित्त करने की पूरी कोशिश और पूरी शिद्दत के साथ राहुल गांधी आज की राजनीति के केंद्र में आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के इस कदम को और क्षेत्रीय दलों के साथ इस गठबंधन को बहुत मजबूती के साथ देखा जा रहा है और एक कामयाब मजबूती के साथ देखा जा रहा है। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में राहुल गांधी की ये मुहिम और क्षेत्रीय दलों के साथ उनका अपना तालमेल किस तरह से कामयाब होता है और नरेंद्र मोदी इस पर क्या रिएक्ट करते हैं। ओबीसी जातियों के साथ छल करने वाली पार्टी, आपको याद होगा कि चाहे लेटरल एंट्री का सवाल हो, चाहे सचिवों का सवाल हो या विश्वविद्यालय में कुलपतियों का सवाल हो, कितने प्रोफेसर्स ओबीसी है, इस तरह के आंकड़े हम लोग कई बार दे चुके हैं, इसलिए उसको दोहराऊंगा नहीं। लेकिन ओबीसी के नाम पर ओबीसी जमात के साथ छल करने वाले नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी डट करके जातीय जनगणना की जब मांग कर रहे हैं और उनके साथ नीतीश कुमार तेजस्वी दिखाई पड़ रहे हैं, तो ऐसे में ये लगता है कि नरेंद्र मोदी के लिए बहुत मुश्किलें साबित होने वाली हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में ही नहीं, बल्कि कर्नाटक का चुनाव और उसके बाद जो 3 राज्यों के चुनाव हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, यहाँ पे भी ओबीसी की अच्छी खासी तादाद है। और ये मसला खास करके मध्य प्रदेश में तो बहुत बड़ा इशू है। तो ये चुनावी जीत का इशू बन रहा है और राहुल गांधी उसके एक बड़े नायक के रूप में नरेंद्र मोदी को सीधे चुनौती देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब देखना ये है कि आने वाले वक्त में ये राजनीति कैसे करवट लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।